तो आप सब लोगों का स्वागत है शो टाइम पे और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस प्लीज इस वीडियो पे कीजिए जस्ट 130 प्लस लाइक, जिससे कि मैं आपकी ये सीरीज कंटिन्यू कर सकूं और दूसरी अमेजिंग सीरीज भी ला सकूं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा पैसों के लिए कोई किसी को मारने के लिए तैयार है। बड़े बड़े डॉक्टर भी यहाँ पर मारने के लिए तैयार थे इन वेयरवुल्फ को और बाकी सुपरनेचुरल क्रीचर को। और यहाँ पर कुछ ना कुछ डाउट हो चुके हैं स्कॉट के डैड को उन सब लोगों के ऊपर। देखते हैं इस एपिसोड में आगे होता है क्या। पहले स्टार्ट करते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ, जो है जीएनबी लाइव, जहां पर गाइस अमेजिंग फनी लाइव स्ट्रीम होती है बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए और कमेंट करके उनको बताइए डेली लाइव स्ट्रीम में कि आप आए हैं शो टाइम से। और गाइस वहां पर मैं भी खेलता हूं उसके साथ, तो आप मेरे साथ भी गेम खेल सकते हैं और चैट कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं साइल्स अकेला सोने लग रहा है और उसे नींद नहीं आ रही है और वो याद करने लगता है जब वो मलिया के साथ सोया करता था। हम देखते दोनों बेड शेयर करते थे और यहाँ पर उसको अनकंफर्टेबल होता था तो मलिया उसको कडल कर लेती थी और तभी उसको नींद आया करती थी। बट अब यहाँ पर मलिया नहीं है तो उसे उसकी याद आ रही है और लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उससे सच छुपा के कि वो हिल्स फैमिली की मेंबर है। हम देखते हैं यहाँ पर उसको पूरा सीक्रेट अभी भी नहीं पता था, बट वो नफरत करने लगी है स्टाइल से कि उसने सारी बातें उससे झूठ बोली। और वहीं मिस्टर मकोल अपना बयान रिकॉर्ड करने लगते हैं कि उनने उस डॉक्टर को इसलिए मारा क्योंकि उनके हाथ में एक राइफल थी और वो एक स्टूडेंट को शूट करने वाले थे और उस स्टूडेंट की जान बचाने के लिए उनको फायर करना पड़ा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर वो स्टूडेंट के आगे काउंटडाउन कर रहे थे और 1 से पहले मैंने उसे गोली मार के उस स्टूडेंट की जान बचाई है। और हम देखते हैं अपनी गन और बाकी सबूत को सीज करके ले जाने लग रहे थे और यहाँ पर स्कॉट बाहर खड़ा है सब कुछ सुनने लग रहा था। और वहां पर उसके डैड बोलते हैं, आई एम सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा मैच मिस करने वाला हूँ और यहाँ पर ये सबूत मुझे दे के आने पड़ेंगे। आई होप तुम्हें बुरा ना लगा हो कि तुम्हारे डैड ने किसी को मार दिया है, बट ये जरूरी था स्टाइल्स की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर स्कॉट बोलता है मैं समझ पा रहा हूँ, बट आपने पहले भी ये किया है? तो बोलता है हाँ मैंने किया है। और यहाँ पर स्कॉट का डाउट था कि उसका डैड कैसे इन सब चीजों से डील करता है और तभी बोलता है यार ड्रिंक करके और कोई चारा नहीं है मेरे पास। और अपने बेटे को गले लगा लेता है और बोलता है बेटा मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम और तुम्हारे दोस्त कुछ हैंडल करते हो चीजों को, बट डोंट वरी अभी तुम अपने तक सीक्रेट रखो, बट जब मैं वापस आ जाऊंगा प्लीज मुझसे जरूर शेयर करना। और मुझे अभी सैन फ्रांसिस्को जाना होगा किसी काम से और ये सब सबूत देने पड़ेंगे वहां पर। और यहाँ पर स्कॉट से आखिरी बार गले मिलके चले जाते हैं उसके डैड। और यहाँ पर स्कॉट पता करना चाहता है बेनिफैक्टर कौन है और एक प्लान बनाता है कीरा, स्टाइल्स और लियम के साथ मिलकर। हम देखते हैं उनका प्लान था कि बेनिफैक्टर को टाउन में बुलाना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें किसी एक सुपरनैचुरल को मरा दिखाकर उसके पास सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि मर चुका है और वहां पर बुलाना पड़ेगा बेनिफैक्टर को। वो फोटो नहीं भेजने वाले हैं और वहां पर तब बेनिफैक्टर पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो पैसे ट्रांसफर होने के बाद वो पता कर सकेंगे कि बेनिफैक्टर कौन है और या फिर उसे पकड़ ही लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर इस कोर्ट का प्लान था, बट यहाँ पर स्टाइल साफ करता है कि बहुत पागल भरा प्लान है, बट हमारे पास अभी कोई और चारा भी नहीं है। वही हम अगले सीन में देख पाते हैं एक एम्बुलेंस सीधा जाने लगती है हॉस्पिटल की तरफ और यहाँ पर किसी की बहुत बुरी हालत खराब है और पता चलता है ये कोई और नहीं स्कॉट है जिसकी अब मौत हो चुकी है। और ये देख के डॉक्टर बहुत ज्यादा निराश थे और बोलते हैं ऐसा करो मलिसा को बुला लो, उसके बेटे की अब मौत हो चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पर मलिसा आने के बाद रोने लगती है, चिल्लाने लगती है हॉस्पिटल के अंदर और ये देख के सब लोग हैरान थे। हम देखते हैं यहाँ पर मलिसा कंट्रोल नहीं कर पाती अपने इमोशन पे कि उसका बेटा स्कॉट अब मर चुका है। हम देखते हैं उसको लगता है कि कोई सुपरनेचुरल चीज ने उसे मार दिया है और यहाँ पर उसके इमोशन बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे उसके ऊपर। और वही हम देखते हैं रूम में आने के बाद अपने आंसू पोंछती है और यहाँ पर देखती है सीधा स्कॉट की बॉडी को और वहां पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और अब उसे पता था कि स्कॉट मरा नहीं है, बट उसे ऐसी एक्टिंग करनी थी कि वो मर चुका है। और हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहां पर स्कॉट अपने दिल की धड़कनों को स्लो करने वाला था। यहाँ पर कीरा उसकी हेल्प करती थी और हम देखते हैं यहाँ पर कीरा की मॉम को नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है, बट यहाँ पर उनके पास कोई और प्लान नहीं था। और यहाँ पर लियम भी टेंस्ड है कि अगर कुछ हो गया स्कॉट को तो, बट हम देखते हैं स्कॉट ये रिस्क लेने के लिए तैयार था क्योंकि वो जानना चाहता है कि बेनिफैक्टर कौन है। हम देखते हैं यहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर कीरा उसकी दिल की धड़कनों को स्लो कर देती है और यहाँ पर उसको ड्रीम्स आते रहेंगे जब तक कोई स्टेट में रहेगा। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में पता चल चुका था कोर्ट की मॉम को इन बातों का, बट फिर भी वो टेंस थी और उसको डर लग रहा था कि उसका बेटा शायद कभी ना उठ पाए। बट तभी उसकी दिल की धड़कन सुन सकती है जो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी थी और एज अ वेयरवुल्फ और ऊपर से अल्फा वो कर पा रहा था इन चीजों को, बट अगले 45 मिनट तक ही। बट अगर 45 मिनट से ज्यादा होते हैं तो शायद वो मर जाएगा।
और ये देख के स्कॉट की मॉम को टेंशन होने लग रही थी और यहाँ पर कीरा की मॉम खुद टेंस्ड है क्योंकि ये सब उनके हाथों होने लग रहा है तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। और वही हम देखते हैं साहिल मिस्टर आर्जेंट की हेल्प लेता है वहां पर बेनिफैक्टर से कांटेक्ट करने के लिए, जहां पर हम देखते हैं उन्होंने बोल दिया था कि स्कॉट मैकॉल मर चुका है और उसके लिए विजुअल कॉन्फर्मेशन करना इम्पॉसिबल है, पुलिस आने वाली यहाँ पर 40 मिनट में, तो तुम ऐसा करो आकर देख लो और अगर तुम टाइम पे आके नहीं देखते और पैसा ट्रांसफर नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ बेनिफैक्टर। और ये देखने के बाद स्टाइल भी कंफ्यूज था बट यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट का प्लान फुल प्रूफ हो चुका था कि वो किसी ना किसी तरह बेनिफैक्टर को वहां तक पहुंचा सकते हैं। और वहीं कोर्ट को नाइटमेयर्स आने लग रहे थे जहां पर वो लियम को हर्ट होते हुए देख पा रहा था और उसको लगता है कि शायद उन सबको मार देना चाहिए जो उनके पीछे आने लग रहे हैं, बट हम देखते हैं स्कॉट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है और वो किसी को नहीं मारना चाहता है, बट उसको यहाँ पर ये नाइटमेयर आ रहे हैं कि लियम उसके हाथों से छूट रहा है और वो मर जा रहा है। ये सारे सिर्फ नाइटमेयर थे स्कॉट के जो उसकी दिल की धड़कन कम होने की वजह से आने लग रहे थे। और वहीं मिस्टर आर्जेंट खुद टेंशन में है और टाइमर लगा रखा है कि अगर 28 से पहले अगर कोई नहीं आया यहाँ पर तो वो शायद कोर्ट को वापस जिंदा कर दे और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है वरना उस कोर्ट को खो देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी में बैठ के देखने लगती है कीरा की मॉम और कोर्ट की मॉम आते जाते लोगों पर पता करने के लिए कि बेनिफैक्टर कोई अलग बंदा तो नहीं आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट की मॉम को टेंशन थी क्यों अपने बच्चों को ऐसी लड़ाई लड़ने देते हैं, बट तभी कीरा की मॉम साफ करती है कि अगर वो लड़ेंगे नहीं तो उनको भागना पड़ेगा और छुप के पूरी जिंदगी बितानी होगी, उससे बेटर है कि वो लड़े अपने हक के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट की मॉम एक एक बंदे को देखती जा रही थी जो हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है, बट लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो बाहर का हो। और वहीं जो भी मैन्युफैक्चरर है वो विजुअल कॉन्फर्मेशन के लिए हॉस्पिटल में जरूर आएगा। और यहाँ पर स्टाइल 3 लैपटॉप के अंदर देखने लग रहा था कैमरास को जो पूरी बिल्डिंग में लगे हुए हैं पता करने के लिए कि कहां से बेनिफैक्टर आ सकता है, बट हम देखते हैं एक के बाद एक कैमरा खराब होने लगते हैं और ये देख के समझते हैं कि शायद टेरिस पे कोई दिक्कत है। और यहाँ पर कीरा अपनी तलवार लेके जाती है और उसके पीछे जाने लगता है लियम, जहाँ पर ऊपर जाके चेक करेंगे कि कोई आया तो नहीं है और अगर कोई खतरा हुआ तो यहाँ पर कीरा अपनी तलवार से अटैक कर देगी उसके ऊपर। और यहाँ से दोनों चले जाते हैं और स्टाइल को लगता है कि उनको वापस जल्दी आना चाहिए, शायद ही कोई प्लान हो सकता है, बट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ से जा चुके थे। स्टाइल को थोड़ी टेंशन होने लगी थी क्योंकि अगर 45 मिनट्स के अंदर वापस जिंदा नहीं किया स्कॉट को तो शायद वो हमेशा के लिए मर जाए। और वही हम डेरिक को देख पाते हैं जिसको चोट लगी थी बट वो हील नहीं हो पा रही है और यहाँ पर ब्रेडन उसे चेक करने के लिए आ चुकी थी, बट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी वीकनेस को जाने। बट यहाँ पर ब्रेडन पता करना चाहती है कि उसको हो क्या गया है क्योंकि उसकी काइंड जो वेयरवुल्फ है वो अपने आप को हील कर लेती है और उसके साथ हीलिंग नहीं हो रही है तो शायद गड़बड़ है, ना उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं और शायद वो कभी सुपरनेचुरल पावर्स वापस गेन ना कर पाए, तो उसके लिए उसको रेडी होना पड़ेगा और हथियार चलाने सीखने पड़ेंगे जो उसने शायद अब तक कभी नहीं सीखा था। हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था बट अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, अगर उसे अपने आप को बचाना है तो गन चलानी तो सीखनी ही होगी जो उसे आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी। हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेडन उसे बताने लगती है गन के बारे में और उसको बोलती है कि मुझ पे चला के ट्राई करके देखो, बट हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक ढंग से चला नहीं पाता है और यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेडन के पास आने लगते हैं और दोनों किस करने लगते हैं। हम देखते हैं डेरिक ने उसे किस किया था और ये देख के ब्रेडन को थोड़ा अजीब लगा, बट फिर भाई ये हॉलीवुड सीरीज है तो यहाँ पर किसिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद रुकती नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं और सीन कट। अब हम आगे देखते हैं मलिया जा चुकी थी उसे वोल्ट के अंदर कुछ सबूत पकड़ने के लिए कि वो हेल्स फैमिली से बिलोंग करती है और वहां पर उसने लॉकर तोड़ के कुछ डॉक्यूमेंट निकाल लिए थे, बट तब तक वहां पर पीटर पहुंच चुका था जहां पर पीटर साफ करता है कि वो डॉक्यूमेंट उसे थमा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट हम देखते हैं तभी मलिया वहां से जाने का ट्राई करती है और पीटर साफ करता है कि तुम्हें शायद लोगों ने बताया होगा कि मैं वीक हूं, बट तभी एक कंक्रीट का पोल तोड़ के दिखाता है और बोलता है कि मैं वीक नहीं हूं और मलिया समझ जाती है कि वो जीतने नहीं वाली है और डॉक्यूमेंट पकड़ाने लगती है वापस। बट तभी पीटर साफ करता है कि मैं डॉक्यूमेंट ले रहा हूं बट तुम्हें पढ़ने के लिए जरूर कहूंगा और यहाँ पर मलिया साफ करती है कि तुम एक हत्यारे हो और तुमसे ना बात करे तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर वो साफ करता है कि वो हत्यारा नहीं है, तुम सिर्फ एक साइड की स्टोरी को सुन के मुझसे बात नहीं कर रही हो, तुम्हें दोनों साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए पहली बात तो। जहाँ पर वो बताता है कि उसके घर में आग लग गई थी, वो 6-7 साल के लिए कोमा में रहा था, उसके साथ कोई नहीं था, उसके खुद के विचारों ने उसके थॉट्स ने उसे पागल कर दिया था सोच सोच कर, जिसकी वजह से उसको थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगी। बट अब वो यहाँ पर जिंदा है और लोग उसे जज करते हैं, हाँ उसने कुछ गलत चीजें की अपने सही के लिए तो वो वैसा ही है।
और यहाँ पर साफ करता है कि मलिया उसी की फैमिली मेंबर है और कहीं ना कहीं हिंट करता है कि वो उसी की बेटी है। हम देख पाते हैं मलिया ये बात एग्री बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है कि वो इस कातिल की बेटी है, बट तभी साफ करता है पीटर कि वो उसे हेल्प करेगा उसकी असली मॉम से मिलाने के लिए, जो है एक डेजर्ट वुल्फ जिसे हम कायोटी कहते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कहीं ना कहीं पीटर चाहता है कि मलिया अपनी मॉम से मिल जाए तो उसके लिए भी ज्यादा बेटर होगा, और पीटर शायद ये ऐसा कर रहा है अपनी बेटी मलिया के लिए। और हम देखते हैं भाई पीटर पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, और वही हम देखते हैं कीरा और लियम छत पे पहुंच चुके थे हॉस्पिटल के, बट वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। बट तभी वहां पर बर्जर्कर्स आ चुके थे जो सीधा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पर लियम अपने एंगर को यूज करते हुए और कीरा तलवार को यूज करते हुए लड़ना स्टार्ट करती है, और यहाँ पर दोनों को पटक पटक के मारते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कीरा बेहोश होती है और ड्रीम करने लगती है स्कॉट के बारे में, और यहाँ पर वो अब तक ग्रेड पे नहीं गए थे उसके बारे में सोचने लगते हैं। बट तभी उसे जगाने की कोशिश करता है लियम और बोलता है कि हम लेट हो जाएंगे, यहाँ से भागो वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और हम देखते हैं यहाँ पर लड़कर बिजर्कर को रोकने की कोशिश कर पा रहे थे क्योंकि बिजर्कर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर ये काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं पूरे बिजर्कर के फोर्स को। और वहीं बिल्डिंग के अंदर हम देख चुके थे कि अगर बिजर्कर्स आ चुके हैं तो केट भी आसपास ही होगी, जहां पर हम देखते हैं स्टाइल्स वेट करने लगता है कोट की बॉडी के पास में, और यहाँ पर वो वेट कर रहा था मिस्टर आर्जेंट का जो अपने फोन नहीं उठा रहे थे इतनी देर से। और तभी हम देखते हैं वो दूर जाके गिरते हैं उसी रूम में, और पता करता है कि शायद यहाँ पर आ चुकी है केट। और वही हम देखते हैं केट आके मारने लग रही थी अपने भाई को, और यहाँ पर केट आई थी स्कॉट की बॉडी को लेने के लिए, और ये सोच के लगता है कि शायद यही बेनिफैक्टर होगी। बट केट साफ करती है कि वो बेनिफैक्टर नहीं है बल्कि उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर स्कॉट की बॉडी चाहती है। हम देखते हैं यहाँ से स्कॉट की बॉडी को ले जाने से मना कर देते हैं स्टाइल्स भी और मिस्टर आर्जेंट भी, बट हम देखते हैं केट यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपने भाई को मारने के लिए तैयार है। बट हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे सेट ऑफ गन रख रखी थी मिस्टर आर्जेंट ने, जो केट के गर्दन पे लगा देते हैं कि अगर उसने जबरदस्ती करने की ट्राई करी तो शायद उसे गोली से मार दें। और वही हम देखते हैं दूसरा बिजर्कर्स बिल्डिंग के अंदर यहाँ वहां भागने लग रहा था, और यहाँ पर उनके आगे आ चुकी है मलिसा और कीरा की मोम जो भागने का उनसे ट्राई कर रही थी। और वही हम देखते हैं ये सब होने लग रहा है हॉस्पिटल में और स्कूल में, बट यहाँ पर लिडिया अकेली थी अपने बोट हाउस में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अकेले में ट्राई कर रही है पता लगाने का कि ये कब और कैसे खत्म होगा। और हम देख पा रहे थे उसकी मोम उसका पीछा करते वहां पर आती है, उसे डरा देती हैं, और यहाँ पर उसकी मोम के डाउट थे ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो यहाँ पर अकेले आके करती क्या है वो, और वो जानना चाहती हैं। और हम देखते हैं लिडिया साफ करती है कि वो जानना चाहती है सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में, और उसको फोटो दिखाती है मेरेडिथ वॉकर की, और हम देखते हैं उसकी मोम उसे जानती थी, और ये देख के शौक है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसकी मोम बताने लगती है इस घर के बारे में, और वहां पर वो एक डिब्बा लेके आ जाती हैं जो एक तरह का पोर्ट था जिसके अंदर थी उसकी ग्रैंडमा की एशेज, और वो साफ करती हैं कि ये एशेज बचा के रखी हुई थी उनके विल के मुताबिक कि ये तुम्हें दे दी जाए जब तुम्हारा 18th बर्थडे हो और तुम इसे पानी के अंदर फेंक दो। और हम देखते हैं यहाँ पर वो लेके आ चुकी थी लिडिया के पास में, और यहाँ पर लिडिया की दादी बहुत पहले मर चुकी थी, और यहाँ पर उसकी दादी के और उसके डैड के भी कोई अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं थे, और उसकी दादी मरी थी लाइकन हाउस के अंदर, तो शायद कोई गड़बड़ है। और हम देखते हैं लिडिया उस पोर्ट को खोलकर देखने लगती है और बोलती है मॉम ये ग्रैंडमा की एशेज नहीं है बल्कि ये माउंटेन ऐश है, और उसकी मॉम को इनके बारे में पता नहीं था। बट तभी लिडिया माउंटेन ऐश को फेंकती है और वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है उसके डोर पर, मतलब तब से माउंटेन ऐश इसी डिब्बे के अंदर बंद पड़ी थी, और यहाँ पर लिडिया की मॉम ने शायद कुछ किया है, और यहाँ पर उसकी एशेज नहीं है तो वो कहाँ पर है, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ चुका था। और यहाँ पर लिडिया नोटिस कर पा रही थी कि पूरा घर ही माउंटेन ऐश वाले वुड से ही बना है, और हम देख पाते हैं शायद इनकी फैमिली को इन सब के बारे में पता है, इनको नहीं तो इसकी दादी को तो पक्का पता था, और यहाँ पर ये मेरेडिथ वॉकर को भी जानते थे। हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर केट देख लेती है वॉच के अंदर टाइमिंग लगी हुई है, मतलब स्कॉट शायद मरा नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने टाइमर लगा रखा है उसकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं केट तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास टाइम कम है, तुम यहाँ से चली जाओ अपने बिजर्कर्स को लेके, हमारे पास एक प्लान है। और हम देखते हैं केट शायद समझती है और वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट अभी भी डरे हुए हैं कि उसकी बहन एक साइको बन चुकी है जो पहले भी थी, बट उसके पास अब और पावर आ चुकी है, तो शायद सबके लिए वो खतरनाक ना हो। और वहीं हम देख पा रहे थे कि कोर्ट बार बार उसी नाइटमेयर को दोहरा रहा है जहां पर वो लियम को बचाने का ट्राई कर रहा है, बट म्यूट उसे हर बार मार रहा था।
बट हम देखते हैं इस बार स्कॉट म्यूट का साथ देते हुए लियम को मार डालता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फियर यही था कि वो किसी अपने को ना खो दे, और अगर वो इससे आगे आ जाता है तो कहीं ना कहीं अपने सपने को तोड़ देगा, और वैसा होता भी है। हम देखते हैं जैसे उसका सपना टूटता है, वो यहाँ पर जग चुका था जहां पर कीरा ने उसको अपने इलेक्ट्रिक शॉक से वापस जगा दिया था, और यहाँ पर वो कीरा को किस करता है, जहां पर हम देख पा रहे थे कि टाइम से वो जिंदा तो हो चुका है, और यहाँ पर केट जा चुकी है वहां से अपने बिजर्कर्स को लेकर। और हम देखते हैं कीरा की मोम को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है बिजर्कर से लड़ते हुए, और यहाँ पर उसको संभालने की कोशिश कर रही थी मलिसा, बट वहां पर उसकी हालत कुछ ज्यादा ही नाजुक बनी हुई है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि स्टाइल अपने घर आ चुका था ये सब हादसों के बाद, और वहां पर मलिया आई हुई थी। हम देखते हो मलिया से बात करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद उससे बात कर रही थी, और वो साफ करते हैं कि वो पीटर को जान चुकी है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बट उसकी फैमिली के अंदर कत्ल तो एक दूसरे के होते ही रहते हैं, तो शायद उसको फैमिली की वजह से ऐसा है। और हम देख पा रहे थे कि यहाँ से जाना चाहती है और सबूत इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि बेनिफैक्टर कौन है, बट वो जानना चाहती है कि उसकी मॉम कौन है, और कहीं ना कहीं पीटर उसकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल पीटर पे यकीन नहीं करता है, बट यहाँ पर जाने देता है मलिया को, क्योंकि वो उसका फादर था। और वहीं डेरिक अब गुची गुची कर चुका है, तो उठने के बाद बेड से वहां पर वेपन्स के पास जाने लगता है, और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसे वेपन चलाना सीखना पड़ेगा, वरना वो पीछे रह सकता है और शायद उसे ही कोई मार जाए। और वही हम देखते हैं कोट और कीरा साथ बैठे हुए थे, और यहाँ पर कीरा की मोम को एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में लेके जा चुके हैं, क्योंकि उसका इलाज हो नहीं पा रहा था और बहुत ज्यादा लगी हुई है उसे। और यहाँ पर स्कॉट कहता है कीरा को जाने के लिए, बट कीरा नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली टूट चुकी है, और यहाँ पर उसकी मोम पहले की तरह हील नहीं हो पा रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट साफ करता है कि उनका पूरा प्लान खराब नहीं गया है, उनको कोई देखने के लिए नहीं आया, वो दूसरी बात थी, बट जो भी बेनिफैक्टर है उसके पास इतनी तो पावर है पता करने के लिए कि मैं मरा हूं कि नहीं हूं। और तभी साफ करती है कीरा कि ऐसी पावर तो बेंशी के पास ही होती है, जो दूर से ही लोगों का पता लगा ले कि वो मरे कि नहीं, मतलब जो भी बेनिफैक्टर है वो कोई बेंशी ही है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं केट को, जो सीधा जाती है पीटर के पास में और बोलती है कि तुमने सही कहा था, अभी भी स्कॉट मरा नहीं है। और ये देख के पीटर बोलता है थैंक गॉड वो जिंदा है, और कहीं ना कहीं पीटर बचाना चाहता था स्कॉट को अपने पर्सनल रीजन की वजह से, और यहाँ पर उसने केट को भेजा था। और हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर अब लिडिया टाइम बिताने लग रही थी अपने मोम के साथ में, जहां पर वो अपनी दादी की कई सारी चीजों को निकाल कर चेक करने लग रही थी। और यहाँ पर उसकी मोम साफ करती है कि तुम्हारी दादी बहुत क्रेजी चीजें लिखा करती थी, बट उन्हें सब कुछ संभाल के रखी है। और वहां पर उसे एक पेज पकड़ाती है जहां पर कुछ अजीब अजीब अक्षर लिखे हुए थे, और ये देख के लिडिया साफ करती है कि मोम आपको पक्का यकीन है कि हमारी दादी मर चुकी हैं। और हम देखते हैं साफ करती है लिडिया की मोम कि हाँ पक्का मेरे हिसाब से तो मरी गई होंगी ना। और हम देख पाते हैं यहाँ पर लिडिया को श्योर नहीं था कि उसकी ग्रैंडमा बीवी मर चुकी हैं, शायद वो जिंदा हो और ये सब वही करवा रही हो, क्योंकि जो पेज पे लिखा हुआ था वो कोई अजीब अक्षर नहीं बल्कि एक कोड था, और ये कोड वैसा ही है जैसा कि लिडिया ने लिखा था, और उसको डिकोड करके उसने पता लगा लिया था कि कौन कौन लोग मरने वाले बेनिफैक्टर के हाथों। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कोई है जो यहाँ पर मारने लग रहा है, शायद लिडिया की दादी है। ये भाई दादी अम्मा होती खतरनाक है, इस सीरीज में जितनी भी ग्रैंड माँ है वो सब कहीं ना कहीं खतरनाक ही दिखाई गई है, तो शायद ये वही तो नहीं है जो सबको खत्म कर रही है। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम और जीएनबी लाइव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।